कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे। आज हम जो पॉलिटी के लेक्चर चल रहे थे हमारे, उन लेक्चरों में हम इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन पार्लियामेंट एक बड़ा टॉपिक है जिससे प्रश्नों की संख्या प्राय ज़्यादा रही है और पार्लियामेंट को समझना भी थोड़ा सा कठिन रहा है। उस कठिनाई के पीछे के अगर हम कारणों की बात करें तो एक बड़ा टॉपिक है। पहली बात तो ये है, बड़ा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, ये एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है। यदि हम आर्टिकलों की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 79 से लेकर आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक के 122 तक के सॉरी हमें पार्लियामेंट के बारे में दिखता है। तो एक बड़ा एरिया लगभग 30 से 40 मोटा मोटा आर्टिकल हमें दिखाई देते हैं केवल और केवल पार्लियामेंट के कार्यों के लिए, पार्लियामेंट के फंक्शन के लिए दिखाई देते हैं। इसीलिए क्या होता है, पार्लियामेंट को समझना थोड़ा सा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जब हम पार्लियामेंट को पढ़ना शुरू करते हैं तो पार्लियामेंट को पढ़ते समय में हम शुरू के टॉपिकों को तो बहुत अधिक स्पीड से, बहुत अधिक धैर्य के साथ में पढ़ लेते, पर जैसे जैसे अंतिम आता है पार्लियामेंट का तो वहां पर हमारी शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से हमारे लिए ये पार्लियामेंट जो है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जब पार्लियामेंट कठिन होता है तो इससे ही रिलेटेड 90 आर्टिकल के बाद शुरू हो जाने वाला जो विधानसभा रहती है, विधानमंडल रहती है, विधान परिषद रहती है, वो भी हमारे लिए उतनी ही कठिन हो जाती है। क्योंकि जब पार्लियामेंट क्लियर होता है तो पार्लियामेंट के आधार पर ही कहीं ना कहीं निर्भर है राज्यों की विधानमंडल। तो इसलिए जरूरी है कि आप पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से समझिए और समझने के साथ ही आगे बढ़िए। यदि हम पार्लियामेंट को लेकर चले तो इसके वीडियो कई सारे बनेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पार्ट में हम उसको बनाकर जहाँ तक के हो सके उसको बनाए और पार्लियामेंट लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते हुए चले। बस आप वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो जब हम संसद के बारे में पढ़े, हमारी पार्लियामेंट के बारे में पढ़े, तो संसद के विषय में जब हमें पढ़ना शुरू करना पड़ता है तो पहले 2-3 बातों को तो क्लियर कर लो कि हमारी जो संसद है उस संसद में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन होता है। फिर दूसरी बात जो मोटे तौर पर आज के लेक्चर के लिए है, जो हमें पढ़नी है, दूसरी बात संसद के जो सदस्य रहते हैं उसमें वो कितने होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, ये बातों को देख लेते हैं। फिर संसद के जो सदन होते हैं, संसद में 2 सदन है, एक है आपका लोकसभा जिसे हम निचला सदन कहते हैं, और एक है आपकी राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इनके बारे में हमें आज पढ़ना है। कोशिश करेंगे कि हम आज इन टॉपिकों को क्लियर करें, इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन होता है, तो संसद की अगर हम बात करें तो संसद में एक रहती है राज्यसभा, उसके साथ में रहती है लोकसभा और साथ में रहता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति याद रखिएगा संसद का सदस्य नहीं है, पर बिना राष्ट्रपति के हम संसद को पूर्ण मान ही नहीं सकते। क्योंकि कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है हमारे यहाँ पर, वो हमारी संसद है। कानून बनाने की मतलब एक शब्द आता है विधायिका, तो हमारी विधायिका है। और कानून जो रहता है लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया जाता है उनके सदस्यों के द्वारा, और जब तक के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं होते हैं तब तक के वो कानून नहीं बन पाता। तो बात समझना आगे
कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, उसके बावजूद भी उसके बिना हम संसद को पूर्ण नहीं मानते। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है उसको हम पहले के लेक्चरों में देख चुके। अब बात आती है सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इसको अब मैं मिटा देता हूं और मिटाकर आपको बताता हूं कि सदस्यों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा में कैसे होती है, ताकि आप बातों को आराम से धीरे धीरे समझ सकें। आपको एक दिलचस्प वाकया भी बता देते हैं कि एक प्रश्न जो आपसे ही पूछना है कि पहले लोकसभा का चुनाव हुआ कि पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ। इस बात को आप मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा कि पहले कौन बनी, लोकसभा बनी कि राज्यसभा बनी। हम सदस्यों को देख लेते हैं और सदस्यों को देखते हुए लेक्चर में से ही उसका आपको जवाब मिल जाएगा। हमारे यहाँ पर हमने आर्टिकल 82 हमारे यहाँ पर है, आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82, जिसमें ये कहा गया है कि एक परिसीमन आयोग होगा जो हर जनगणना के पश्चात बैठेगा और वह जनगणना के साथ में चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करेगा। मतलब जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को समान समान हिस्सों में बांटने का कार्य करेगा कौन, परिसीमन आयोग। और ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे करने का कारण ये रहता है कि लोकसभा में या राज्यसभा में जितने भी सदस्य आए उन सब में समानता स्थापित हो सके। मतलब अगर कोई व्यक्ति बॉम्बे से आता है और कोई व्यक्ति बैतूल से आता है या कोई व्यक्ति मान के चलिए होशंगाबाद से आता है, तो तीनों ही के तीनों जो सदस्य है वो कहाँ से आते हैं बेटा, बैतूल हो गया, होशंगाबाद हो गया और बॉम्बे हो गया। ठीक है, बीओ लिख दिया। तीनों ही सदस्य लोकसभा के, पर बॉम्बे के आते हैं तो किसी बॉम्बे वाले सदस्य के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि बैतूल और होशंगाबाद का जो सदस्य है वो कम है। यहाँ पर होशंगाबाद कोई सीट है नहीं, पर मैं मानने के लिए कह रहा हूँ। तो इन तीनों के बीच में समानता का भाव आए, इस समानता के भाव को लाने के लिए क्या कहता है, हर जनगणना के पश्चात इस प्रकार के प्रोविजन को बनाया गया आर्टिकल 82 में कि एक आयोग बैठेगा जो सीटों के बंटवारे को निर्धारित कर जाएगा। ये बात समझ में। तो इस आधार पर क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो आजाद हो जाने के बाद में भारत में जब 25 जनवरी के बाद 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र बने, उसके बाद में 1951 की जनगणना हुई और 1951 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग बैठा। ये परिसीमन आयोग अभी तक के हमारे 4 बैठ चुके हैं। आपको हम बताते हैं, एक है 51 का, 1951 का, एक 1961 का और 71 का। ये तीन बैठे। और तीनों में जो लास्ट वाला है 1973 का, उस लास्ट वाले 1973 के जो जिसकी रिपोर्ट मतलब 1973 को आई थी, उसके आधार पर हमारे यहाँ पर लोकसभा में जो सीटों की संख्या अधिकतम निर्धारित की है वो 552 निर्धारित की गई, टोटल की गई निर्धारित थी। और उसमें वर्तमान में जो है सीटों की संख्या वो है 545। इस 545 में जो सीटों की संख्या है उसमें जो 2 सीटों की संख्या है वो है आंग्ल भारतीयों की संख्या। आंग्ल भारतीयों की संख्या है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये याद रखिएगा। तो मतलब वर्तमान में जो हमारे सीटों की संख्या है, कुल अधिकतम सीटों की संख्या है वो 552 है। और जो वर्तमान में अप्रूव्ड है वो कितनी है, एक प्रकार से उपयोग में लाई जा रही है, वो कितनी है, 545। ठीक है, इसको और कितना बढ़ा सकते हैं हम, और कितना बढ़ा सकते हैं बेटा, इसे और हम बढ़ा सकते हैं लगभग 7। पर अभी बढ़ा रहे क्या, नहीं बढ़ा रहे, कोई दिक्कत है क्या। इसके अलावा एक है राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। इनके सदस्यों की जो संख्या है
उसकी कुल संख्या है 250 250, और 250 जो सीटों की संख्या है, उन 250 सीटों की संख्या में से 238 सीट जो है वो राज्यों से निर्धारित की गई, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई। इसके अलावा जो 12 है ये 4 क्षेत्रों में, याद रखिएगा 4 क्षेत्रों में, शिक्षा, समाज, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति ने उत्कृष्ट कार्य किया है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या करेगा, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या करेगा, मनोनीत करेगा राज्यसभा के लिए। यहां तक एक बात कोई क्लियर है? अब बात आती है कि आर्टिकल 82 को आपने अभी पढ़ा, और आर्टिकल 82 कहता है कि हर 10 वर्ष के पश्चात जो जनगणना होगी, उस जनगणना के पश्चात एक परिसीमन आयोग बैठेगा जो इस बात का निर्धारण करेगा कि आगे सीटों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए या कम किया जाए। पर क्या हुआ, 1973 के बाद में, मतलब 1971 की जो जनगणना हुई उसके बाद में जो परिसीमन आयोग बैठा 1973 का, उसके आधार पर ही वर्तमान में सीटें चल रही है। और वर्तमान में जो सीटों की संख्या लोकसभा में चलने वाली है, राज्यसभा में चलने वाली है, 2026 तक के चलने वाली है। अब 2026 तक के चलने वाली है, तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत ने, जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया। परिवार नियोजन कार्यक्रम का मतलब यह है कि भारत में पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ने का एक कारण यह था कि पहले बड़ी मात्रा में जो लोग थे वह मानवीय क्रियाकलाप या फिर अकाल के कारण कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त कर जाते थे। पर जब मेडिसिन के क्षेत्र में विकास हुआ तो उसके पश्चात लोगों की होने वाली अकाल मृत्यु में कमी आई, पर प्रजनन दर में कमी नहीं हुई। इसके अलावा भारत में जनसंख्या वृद्धि के पीछे आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि तब तक के मशीन जन्म देते रहेंगी जब तक के परिवार को चलाने के लिए पुत्र की प्राप्ति ना हो। तो ये भी एक कारण रहे जिस वजह से लगातार पॉपुलेशन में वृद्धि होती है। और इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था को तभी हम अच्छे से चला सकते हैं जब सीमित संसाधन के माध्यम से हम सीमित लोगों तक के सुचारू रूप से हम संसाधनों को पहुंचा सकें। अगर सीमित संसाधन हो और असीमित जनसंख्या हो तो इस परिस्थिति को संभाल पाना किसी भी देश के लिए कठिन है। इसलिए हमने 1951 से ही जनसंख्या और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को शुरू करा, और जब जनसंख्या को रोकने का काम किया तो इसी दौरान भारत के दक्षिणी राज्यों ने, जो हमारे भारत के दक्षिणी राज्य थे, उन दक्षिणी राज्यों ने क्या किया, इस परिवार नियोजन कार्यक्रमों को भरपूर तरह से और समर्थन दिया और साथ में उसको लागू भी किया। और जब लागू किया तो लागू करने का यह हुआ कि जो सीटें उनको 1951 में मिली थी, जनसंख्या कम होने के कारण 1961 की जनगणना के पश्चात जब परिसीमन आयोग बैठा तो उनकी सीटों की जो भागीदारी थी लोकसभा और राज्यसभा में वो कम हो गई। उसके बाद में 71 में और कम हो गई, और जब 71 में और कम हो गई तो दक्षिण के राज्यों ने ये चेतावनी दी, क्योंकि उत्तर के राज्य जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किसी भी प्रकार के कार्यों को करने में सफल नहीं हुए, जिस वजह से आप सभी को ये बात भी पता है कि जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा होगा। मतलब मान के चलिए, अगर एक सीट को उन्होंने बोल दिया कि एक सीट बराबर से 10 लाख होती है, और आंध्र प्रदेश की मान के चलिए जनसंख्या जो है, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या 3 करोड़ है, और मान के चलिए आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश यूपी की जनसंख्या मान के चलिए 4 करोड़ है, तो मुझे बताइए एक सीट बराबर से 10 लाख है, तो आंध्र प्रदेश को कितनी सीट मिली? 30। और यूपी को कितनी मिली? 40। तो मतलब यूपी का दबदबा कहां पर बढ़ गया? लोकसभा में। यूपी का दबदबा कहां बढ़ गया? राज्यसभा में। मतलब
जिसका ज्यादा दबदबा उसके राजनीतिक अधिकार उतने ज्यादा सुरक्षित। और इसी बात को ध्यान में रखकर दक्षिण के राज्यों ने अपने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को छोड़ने की बात की। और इस बात से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार थोड़ी सी डरी। और फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया कि जो 1973 के परिसीमन आयोग के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया है, उसी आधार पर आगे के चुनाव होंगे। और वो होंगे 2000 तक के, मतलब 2000 तक के सीटों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वैसी ही सीटें रहेंगी जैसी 1973 के परिसीमन आयोग ने निर्धारित की। इसके बाद में सन 2000 हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट थी, और उनके द्वारा किया गया 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और उनके द्वारा ये कहा गया कि हम 2026 तक के लोकसभा राज्यसभा की सीटों को उतना ही रहने देंगे और राज्यों की विधानसभा की सीटों को उतना ही रहने देंगे जितना 1973 के परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया। इस वजह से आज भी सीटों की संख्या का निर्धारण हमने 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं किया, बल्कि किसके आधार पर किया? हमने 1971 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया था 1973 में, उसके आधार पर किया। यहाँ तक की बातें क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है तो हम आगे और चलते हैं। इसके बाद में एक 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और एक 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप जान चुके हैं। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब आप आयोग वगैरह पढ़ेंगे तो आपको उसी से संबंधित दिख जाएगा कि वो ST-SC, मतलब जो ST-SC आयोग था मिलकर था, उसको अलग किया। 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इसी के बाद में हुआ। उसमें उन्होंने कह दिया कि जो राज्य है वो अपनी जनगणना, अपनी जो सीटों का निर्धारण है वो 1991 की जनगणना के अनुसार कर सकते हैं। ये राज्यों के लिए कह दिया। फिर बाद में आगे और अमेंडमेंट हुआ और उनको कह दिया कि आप 2000 की जनगणना के अनुसार अपनी सीटों का निर्धारण कर सकते हैं। परंतु केंद्र में ऐसा नहीं कहा गया। केंद्र में कहा गया कि केंद्र सीटों का निर्धारण 1973 की जनगणना के अनुसार ही करेगा। इस वजह से ये मामला अटका पड़ा है। चलो खैर, अब जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, अब प्रश्न ये है कि लोकसभा पहले आई कि राज्यसभा पहले आई? लोकसभा राज्यसभा पहले आई कि पहले विधानसभा आई? तो आप सभी को मैं ये बता दूं कि राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं 250, वो सब सदस्य जो राज्य की विधानसभा रहती है उनके सदस्यों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। उनके द्वारा, सदस्यों के द्वारा, जनता सीधे नहीं चुनती, जनता सीधे नहीं चुनती है, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्यसभा में जाते हैं। तो मतलब पहले राज्यसभा के चुनाव हुए कि राज्य की विधानसभा के हुए? राज्यों की विधानसभा के हुए। तो पहले भारत की गणतंत्र बन जाने के पश्चात पहले राज्यों के विधानसभा के पूरे चुनाव हुए, राज्य के विधानसभाओं के पूरे चुनाव हो जाने के बाद में फिर लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा के चुनाव के पश्चात फिर किसके चुनाव हुए? राज्य सभा के चुनाव। अब आप याद रखिएगा, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। लोकसभा के चुनाव के लिए जो पद्धति को अपनाया गया है वो पहले खंबे को छुओ पद्धति। जो लोकसभा के सदस्यों को जो चुना जाएगा उसमें पहले खंबे को छुओ। इसका मतलब ये है कि एकल अनुपातिक संक्रमणी पद्धति को नहीं अपनाया गया, बल्कि उन्होंने फर्स्ट पास्ट द पोल पद्धति को अपनाया है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव होता है वो चुनाव होता है कैसे? पहले खंबे को छुओ। पहले खंबे को छुओ का मतलब ये है, समझ जाइए उसे, आराम से समझ जाइए कि मान के चलिए 100% किसी क्षेत्र की जनसंख्या थी, प्रतिशत थी, और मैंने मान लिया कि 100 लोग किसी क्षेत्र के निवासी थे, जो A, B, C, D
चाहते थे, किसी एक को अपना विधायक या सांसद चुनना चाहते थे। यहाँ पर सांसद है तो हम सांसद को बता रहे, चुनना चाहते थे। इस 100 में से मान के चलिए 50% लोगों ने, मतलब 50 लोगों ने क्या किया, वोट किया। मतलब वोटिंग कितनी हुई, 50%। इस 50% लोगों में से 15% लोगों ने ए को चुना, 10% लोगों ने बी को चुना, 12% लोगों ने सी को चुना और उसके बाद में 13% लोगों ने डी को चुना। अब देखिए 25-25। अब इसका मतलब यह है कि इसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, वोट किसे मिले, ए को, तो वो चुनाव जीता। इस मेथड को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोल, फर्स्ट पास्ट द पोल मेथड कहा जाता है। पहले खंबे को छू। इस पद्धति को हमने अपनाया। इस पद्धति को अपनाकर हमने, कारण अगर हम बात करें तो भैया एकल संक्रमणी पद्धति बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उसमें आपको बताना पड़ता है कि मेरी पहली चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये, थर्ड चॉइस ये, फोर्थ चॉइस है। और भारत में साक्षरता का स्तर उतना अच्छा नहीं था। यदि हम भारत की आजादी के समय की साक्षरता बात करें तो 18% थी, वर्तमान में 73% है, परंतु उस समय 18% थी। उसमें भी महिला की जो साक्षरता थी वो 9% के करीब करीब बैठी हुई थी। मतलब एक बड़ा वर्ग अशिक्षित था। उससे इतनी बड़ी मांग करना कि वो बताए कि किस प्रकार से लोगों को चुना जाए, हमारी पहली चॉइस क्या है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के ज्ञान के साथ में मजाक करना और लोकतंत्र का खिलवाड़ करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों के सामने रख देना, लोकतंत्र का खिलवाड़ करवा देना। इस वजह से संविधान सभा ने इस बात का निर्धारण किया कि हम लोकसभा के चुनाव को क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से करवाएंगे और फर्स्ट पास्ट द पोल मेथड के माध्यम से करवाएंगे। वहीं राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो अभी हमने आपको इसके पहले बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणी मत हस्तांतरण पद्धति के माध्यम से राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब उसमें एक प्रश्न कमेंट करिएगा कि राज्य के कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी सर्वाधिक मात्रा में राज्यसभा में सीट है, सर्वाधिक मात्रा में राज्यसभा की सीटें। दूसरा प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अधिकतम सदस्य वाले राज्य कौन से हैं? प्रथम 4। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। जब इस बात को याद रखेंगे तो आगे हम बातों को और लेकर चलेंगे। और जो टॉपिक अब धीरे धीरे खुला हुआ है तो उसको और समझना है, हमने ओवरव्यू देने की कोशिश की, सीधे डायरेक्ट टॉपिक पर आए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।